हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड, जो हम मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज होने वाली है हमारी मैराथन क्लास 4, जिसका सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं या उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज रहने वाले हैं, उन सब का इस क्लास में होने वाला है बहुत ही बढ़िया डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन के साथ साथ आज हम एमसीक्यूज भी जो है उनके सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे आरआरबी के एग्जाम में, जो कि होने वाला है 29 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास कि आज हम इम्पॉर्टेंट कौन से ऐसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज होने वाले हैं जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें कि द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, यानी कि ऐसा कौन सा प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होता है पेशेंट का जिसको कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है, एक्सेप्ट, यानी कि वो सारे ऑप्शन सही हो, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नहीं है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया से मैच नहीं करता है, उसको हमें बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें कि सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म, यानी कि जो पेशेंट है वो चुप रहने लग जाए एकदम से, या फिर हैव डेंजरस पीरियड ऑफ एजिटेशन एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, या स्टीरियोटाइप्ड पोजीशन विद द वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर बात करें तो सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म या हैव डेंजरस पीरियड ऑफ एजिटेशन एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर एंड स्टीरियोटाइप पोजीशन विद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलता है किसमें, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। अगर कुछ नहीं देखने को मिलता है यानी कि एक्सेप्ट हमें बताना है, तो दैट विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन सी सही जाएगा, ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरप्शन इन अ पर्सन मूवमेंट। ठीक है, और किस में डिसरप्शन ऑफ पर्सन मूवमेंट, ये हमारा एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। द फीचर में इंक्लूड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलती है कि पीरियड ऑफ एजिटेशन एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर इसमें देखने को मिलता है। कैटाटोनिक स्टूपर देखने को मिलता है जिसमें पर्सन जो है म्यूटिज्म देखने को मिलता है इंसान के अंदर। फिर हमारा अगर बात करें कि डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच आर नॉट द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद द कैटाटोनिक बिहेवियर, यानी कि सिजोफ्रेनिया। तो अगर बात करें तो हमसे एक्सेप्ट पूछा गया था इस क्वेश्चन में, और यही इसी को देखते हुए हमारा जो डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर एंड स्पीच है वो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मिस्टर राजू सेज दैट ही इज द फर्स्ट लीड ऑफ द वर्ल्ड एंड he is born with a special mission in the he is born। ठीक है, he is born with a special mission in life, these are the symptoms of, यानी कि जो मिस्टर राजू है वो क्या बोलते हैं कि वो फर्स्ट लीडर है किसके, इस पूरे वर्ल्ड के, और वो किसी स्पेशल मिशन के साथ जो है इस लाइफ में आए हैं, बोर्न हुए हैं। तो ये कौन से टाइप के सिम्टम्स है वो हमें बताना है। तो क्या ऑटो कैथोनस डिल्यूजन, या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, या फिर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इन सारे ऑप्शन में से हमें बताना है कि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अपने बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के बताए, या फिर
अपनी जो है जो उसकी पर्सनालिटी से बातें मैच नहीं करती है, बढ़ा चढ़ा के बात बताता है, तो उस टर्म को हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर की तरफ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। अ प्राइमरी डिल्यूजन, यानी कि प्राइमरी डिल्यूजन की बात करें, इज अ डिल्यूजन विच अराइजेज, यानी कि वो अराइज होता है कब, आउट ऑफ द ब्लू विद नो मॉर्बिड एंटीसिपिडेंट, इज कॉल्ड ऑटोकैथोनिक डिल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें परसिक्यूटोरी persecution delusion are a set of delusional condition in which the affected person believe that they are being persecuted, यानी कि जो परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है उसमें जो पेशेंट को लगता है क्या, कि वो जो है परसिक्यूटेड है, अफेक्टेड पर्सन को लगता है। अ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन wherein the individual perceives unrelated events or object in his or her surrounding to be of significant for himself or herself, यानी कि जो हमारा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है उसमें पेशेंट को लगता है जो भी उसके आसपास चीजें हो रही है वो सब उससे रिलेटेड हो रही है। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर रेफरेंस टू फीलिंग ऑफ सुपीरियर, यानी कि जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है उसमें इंसान को लगता है कि वो पूरा का पूरा सुपीरियर है, लाइक उससे बड़ा कोई नहीं है, वो लीडर बनने की कोशिश करता है या फिर बढ़ा चढ़ा के बात आपको बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। व्हेन द पर्सन फील बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में दोनों चीजें सोचता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी और उसके नेगेटिव पॉइंट भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंट या फिर ओकेजनली अप्रोप्रिएट, पॉजिटिव अफेक्ट या फिर इनअप्रोप्रिएट। तो अगर बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किसी चीज के बारे में सोचना, तो वो हमारा एम्बिवेलेंट के अंडर आता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो एम्बिवेलेंस की बात करें तो इज अ स्टेट ऑफ हैविंग साइमल्टेनियस कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन। ठीक है, तो अगर बात करें तो साइमल्टेनियस कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन देखने को मिलती है एम्बिवेलेंस वाले पेशेंट में, बिलीव्स मिलते हैं और फीलिंग टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेटेड अनदर वे एम्बिवेलेंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन और समथिंग दैट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बात अगर करें कि हमारा जो एम्बिवेलेंस है उसके अंदर जो पेशेंट है तो उसको क्या लगता है कि एक चीज के बारे में वो कंफ्यूज रहता है, उसका जो बिलीव होता है वो ये होता है कि दोनों चीजें हो रही है, लाइक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव पॉइंट भी सोचना और नेगेटिव भी सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं विच आर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज फिजिकल सिम्टम्स, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो क्या कॉज करता है, फिजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स या फिर फिजिकल फैक्टर। तो अगर बात करें कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है उनमें ऐसा कौन सा कॉज है जो फिजिकल सिम्टम करता है, तो वो हमारा होता है इमोशनल फैक्टर। ठीक है, तो इमोशनल फैक्टर हमारा एक ऐसा फिजिकल सिम्टम है, यानी कि जो सिम्टम कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इज अ डिजीज विच इन्वॉल्व बोथ माइंड एंड बॉडी, यानी कि जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, उसका माइंड भी इन्वॉल्व होता है और बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। सम फिजिकल सिम्टम्स आर thought to be particularly
prone to the made worse by the emotional factor such as stress and anxiety। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, इमोशनल फैक्टर, जो पेशेंट को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ पेशेंट विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, belches loudly। ठीक है, a staff member asked, do you know why people find you repulsive? कि आप जानते हो क्यों पेशेंट जो और लोग हैं वो आपको रिपल्सिव ढूंढते हैं। दिस स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली वुड इलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट रिएक्शन। मतलब इस स्टेटमेंट से क्लाइंट का क्या रिएक्शन आएगा, कि डिफेंसिवनेस या फिर एम्बेरसमेंट, शेम या रिमोर्सफुल। तो अगर बात करें तो डिफेंसिवनेस हमें देखने को मिलेगा कि क्या है, कि इस स्टेटमेंट से हमारे से पूछा गया था कि पेशेंट है एक एंटी सोशल डिसऑर्डर का। ठीक है, वो लाउडली ब्लैंचेस होता है, तो एक स्टाफ मेंबर ने उससे पूछा, डू यू नो व्हाई पीपल फाइंड यू रिपल्सिव? दिस स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली वुड इलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट रिएक्शन। तो अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में जो पेशेंट यूज कर रहा है वो डिफेंसिवनेस यूज कर रहा है। अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। सिंस द क्वेश्चन फ्रॉम द नर्स इज डीमीनिंग, यानी कि belittling द क्लाइंट, तो द क्लाइंट में लाइकली फील डिफेंसिव बिकॉज द क्वेश्चन में अटैक द सेल्फ इमेज ऑफ द क्लाइंट। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है नर्स के थ्रू, तो उससे क्या हो रहा है, वो पेशेंट सोच रहा है कि उसकी सेल्फ इमेज पे अटैक किया जा रहा है किसी भी तरीके से। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द क्लाइंट टू काउंटर अटैक द थ्रेट टू सेल्फ इमेज। ठीक है, ये नेचुरल टेक्निक होती है किसी भी पेशेंट को इस तरह की चीजें डील करने का। नेक्स्ट साइन की बात करें तो ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा साइन इस तरीके का देखने को मिलता है जो कि फोरहेड में यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलता है। तो वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एंशियस पेशेंट, डिप्रेस्ड पेशेंट, डिलूडेड पेशेंट या फिर नेगेटिविस्टिक पेशेंट में। ठीक है, तो अगर बात करें ओमेगा साइन हमें डिप्रेस्ड पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि डिप्रेस्ड पेशेंट जो है वो हमेशा म्यूट रहता है और वो इस तरीके से ओमेगा साइन उसके फोरहेड पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ओमेगा साइन इज द साइन इन melancholia, यानी कि डिप्रेशन, इन विच द पेशेंट हैव अ furrowed brow। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है ओमेगा साइन देखने को मिलता है ड्यू टू सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोरुगेटर मसल, यानी कि जो हमारी फोरहेड की मसल है वो जो है क्या हो जाती है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन उनमें होता है, इस वजह से ये ओमेगा साइन देखने को मिलता है। ऑफन अकम्पनीड बाय वेरागुट्स फोल्ड, उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, वेरागुट्स फोल्ड, एंड अ फाइंडिंग लाइक टू द ग्रीक लेटर ओमेगा। ठीक है, इस फाइंडिंग को अगर देखा गया तो ग्रीक वर्ड में ओमेगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिबिटेड बाय अ मदर विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है किसी भी मदर की, तो उसमें हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, डिल्यूजन या अनकंट्रोल्ड क्राइंग या फिर कंफ्यूजन। तो अगर बात करें तो हमें एट पोस्टपार्टम डिप्रेशन अनकंट्रोलेबल क्राइंग मदर के अंदर देखने को मिलती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि पीपीडी, ऑल्सो
कॉल्ड पोस्ट नेटल डिप्रेशन। ये कब देखने को मिलता है? जब कोई मदर जो है बेबी को डिलीवर कर देती है उसके बाद, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर, ये एक मूड डिसऑर्डर का टाइप है एसोसिएटेड विद चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो एसोसिएट कब होता है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सिम्टम्स में इंक्लूड एक्सट्रीम सैडनेस, यानी कि इसमें एक्सट्रीम सैडनेस देखने को मिलती है, लो एनर्जी, एंजाइटी, क्राइंग एपिसोड, इरिटेबिलिटी, चेंज इन स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न, ये सब कुछ इसमें पीपीडी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड कंफ्यूजन आर सीन इन पोस्टपार्टम साइकोसिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटेंस इलेशन ऑफ मूड विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर इज नॉन एज, यानी कि इंटेंस इलेशन ऑफ मूड विद क्या, कौन से उसके साथ? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। अब हमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर पता है कि पर्सन क्या करता है, उसमें अपने आप को सुपीरियर मानता है। तो यूफोरिया, इलेशन या एक्सलेशन या फिर यूथाइमिया, ठीक है। तो इनमें से अगर बात करें तो इसमें हमें एक्सलेशन देखने को, एक्सल्टेशन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि एक्सल्टेशन इज अ सिवियर एलिवेशन ऑफ मूड, यानी कि एक्सल्टेशन में क्या होता है? सिवियर एलिवेट हो जाता है हमारा मूड। देयर इज इंटेंस एलेशन विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, यानी कि इलेशन तो होता ही है इंटेंस हमारा मूड का, साथ में डिल्यूजन ऑफ क्या होता है? ग्रैंडियोर, यानी कि पेशेंट जो है उसको अपने आप को सुपीरियर दिखाना होता है, ठीक है। सीन इन सिवियर मूड मेनिया, यानी कि ये मेनिया में देखने को मिलता है जब पेशेंट क्या है? हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है। तो मेनिया की बात की गई है, इज अ टाइप ऑफ, मेनिया यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन से टाइप का डिसऑर्डर है? थॉट डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है या न्यूरोटिक डिसऑर्डर है? तो अगर मेनिया की बात करें तो वो हमारा होता है मूड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। अब मेनिया के बारे में पता कर लेते हैं कि एक एबनॉर्मली इलेटेड मेंटल स्टेट होती है, ठीक है, जिसमें टिपिकली थॉट्स, डिमिनिश्ड नीड फॉर स्लीप, टॉकेटिवनेस, रिस्क टॉकिंग एंड इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। इन एक्सट्रीम केसेस मेनिया कैन इंड्यूस हेलुसिनेशन एंड अदर साइकोटिक सिम्टम्स, यानी कि कुछ केसेस में ये देखने को मिलता है कि मेनिया के वजह से हेलुसिनेशन देखने को मिलता है या फिर अदर साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि एक क्लाइंट है जिसको क्या डायग्नोस हुआ है? बाइपोलर डिसऑर्डर। मैनिक भी है, मैनिक एपिसोड आते हैं, मोस्ट लाइकली विल एग्जिबिट साइन ऑफ, यानी कि उसमें ऐसा कौन सा साइन देखने को मिलेगा? पैसिविटी, डिस्फोरिया, एनहेडोनिया या फिर ग्रेंडियोसिटी। तो अगर बात करें तो इस तरीके के पेशेंट में हमें ग्रेंडियोसिटी देखने को मिलती है, यानी कि सुपीरियोरिटी फील करता है पेशेंट खुद में। तो हमारा पैसिविटी, डिस्फोनिया या फिर एनेडोनिया नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि एज पर 2 ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मेनिया इज द एपिसोड विच शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक, यानी कि अगर मेनिया किसी को है तो उसका एपिसोड उसको एक वीक तक आना चाहिए, एंड शुड बी सीवियर एनफ टू डिसरप्ट ऑर्डिनरी वर्क, यानी कि जो उसके काम है उसको डिसरप्ट होना चाहिए, एंड सोशल एक्टिविटीज मोर और लेस कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो द मूड चेंज इज यूजुअली अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड एनर्जी, यानी कि जो मूड है वो यूजुअली कैसा होता है कि इंक्रीज एनर्जी होती है, प्रेशर ऑफ स्पीच, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, ग्रेंडियोसिटी, सक्सेसिव ऑप्टिज्म, यानी कि ऑपोजिट टू पैसिविटी, सब कुछ देखने को मिलता है। ऑल अदर ऑप्शन गिवन
सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट विद डिप्रेशन। बाकी जो सारे ग्रेंडियोसिटी से दूसरे ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए गए थे वो सब किस में देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ओसीडी इज द बेस्ट मैनेज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी, यानी कि जो हमारा ओसीडी होती है प्रॉब्लम, वो कौन सी साइकोथेरेपी से मैनेज अच्छे से की जा सकती है, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी या फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी। तो अगर बात करें कि ओसीडी तो वो हमारा होगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से सही, क्योंकि ये जो ओसीडी है ये हमारा माने तो बिहेवियर डिसऑर्डर है, कि हमारी आदतें ऐसी हो जाती है इसमें कि उसके लिए हमें अगर बेस्ट मैनेज करना पड़े तो हम क्या यूज करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि सीबीटी कैन हेल्प यू मैनेज योर प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द वे यू थिंक एंड बिहेव, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपकी ऐसे हेल्प करती है कि मैनेज होगी सारी प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द वे यू थिंक एंड बिहेव, जिस तरीके से आप चीजों को लेते हो और बिहेव करते हो उनके रिगार्डिंग, उन सब से हटके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी डिप्रेशन बट कैन बी यूजफुल फॉर अदर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। ये बेसिकली देखें तो एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करती है, लेकिन ये किसी और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम को भी डील करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स विच इज प्रेजेंट इन पैनिक अटैक, यानी कि कंडीशन देखने को मिलती है कि पैनिक अटैक जिसको आते हैं तो उसमें कौन से फिजिकल सिम्टम जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो स्वेटिंग एंड पाल्पेशन, सीजर, वॉमिटिंग या रेस्टलेसनेस। तो इनमें से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ऑब्वियसली हमें बात करें तो स्वेटिंग एंड पाल्पेशन जो है देखने को मिलता है किसमें, एज अ फिजिकल सिम्टम ऑफ पैनिक अटैक। ठीक है, अगर बात करें कि यही बताया है कि स्वेटिंग एंड पाल्पेशन आर द साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पैनिक अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज विच कीप्स एन इंडिविजुअल फिजिकली अलर्ट टू द डेंजर अराइजिंग आउट ऑफ इज टर्म्ड, यानी कि हमसे पूछा है कि कौन सी ऐसी फिजिकल यानी कि कौन सा ऐसा फिजिकली अलर्ट ऐसा इसमें पूछा गया है कि इंडिविजुअल जो है वो कब जो है फिजिकली अलर्ट रहता है कि डेंजर अराइजिंग आउट ऑफ स्ट्रेस इज टर्म्ड, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट रिएक्शन, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस या एग्जॉशन स्टेज या अलार्म स्टेज। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो टर्म है जिसमें हम फिजिकली अलर्ट रहते हैं उस किसी भी डेंजर अराइजिंग से, तो वो हमारा होता है अलार्म रिएक्शन, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारे साथ होने वाली है या फिर मतलब हमें लग रहा है, तो हमारा जो ब्रेन है वो अलर्ट हो जाएगा। अलार्म रिएक्शन उसको बोलेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करने वाली है किसी भी डेंजर सिचुएशन को, या फिर अलर्ट हो जाती है किसी फिजिकली इंडिविजुअल को अलर्ट करती है फिजिकली। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि देयर आर 3 स्टेजेस इन जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, तो 3 स्टेज की बात करते हैं। पहली अलार्म स्टेज होती है, द अलार्म स्टेज इज नोन एज अ फ्लाइट और फाइट स्टेज, यानी कि ये जो स्टेज होती है इसमें फाइट या फ्लाइट स्टेज, या तो मतलब करो या भागो। ठीक है, ये वाली स्टेज होती है, इसमें द पर्सन इज फिजिकली अलर्ट एंड द सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड,
यानी कि जो पर्सन है वो उसमें अलर्ट रहता है और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेटेड रहता है। देयर इज इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड सप्लाई टू आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे एक्सट्रीमिटीज में जो है ज्यादा ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। फिर हमारा आता है रेजिस्टेंस स्टेज, जिसमें आफ्टर इनिशियल शॉक ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट, यानी कि पेशेंट जो है उसको उस किसी भी बात का शॉक लग चुका है, द अप्रोप्रिएट बिगिन टू रेजिस्ट। ठीक है, तो द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अटेम्प्ट्स टू फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू नॉर्मल लेवल, यानी कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो लेकर आएगा किसको, फिजियोलॉजिकल सिम्टम जो है उनको नॉर्मल लेवल पे। ठीक है, यानी कि जो उसके चेंजेस आ रहे थे अलार्म स्टेज में अब वो नॉर्मल हो जाएंगे। किस स्टेज में, रेजिस्टेंस स्टेज में। नेक्स्ट इज एग्जॉशन स्टेज, इफ द स्ट्रेसर कंटिन्यूज बियॉन्ड द board capacity, the resources get exhausted and the body is susceptible for disease and eventual death। ठीक है, तो एग्जॉशन स्टेज में हमारे जो बॉडी है वो पूरी तरीके से जो उसके सिस्टम है वो अलग काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज की अगर क्वेश्चन की बात करें तो कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड्स, यानी कि कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, हायर लेवल ऑफ एंजाइटी, ऑब्सेसिव थॉट या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात करें तो हमारा इसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं कि इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, हायर लेवल ऑफ एंजाइटी एंड ऑब्सेसिव थॉट्स। ठीक है, तो कुछ हमारे कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस है उनकी बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट वरीइंग देखने को मिलती है, रेसिंग थॉट्स, फॉरगेटफुलनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, इनएबिलिटी टू फोकस कंसंट्रेट देखने को मिलता है, पुअर जजमेंट, बीइंग पैसिमिस्टिक और सीइंग ओनली द नेगेटिव साइड अगर देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, ऑब्सेसिव थॉट एंड हायर लेवल ऑफ एंजाइटी। ये सारे पॉइंट्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि पैनिक डिसऑर्डर में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सा ड्रग हम इसको ट्रीट करने के लिए देंगे, फ्लॉक्सिटीन, लिथियम, डायजापाम या फिर क्लोरप्रोपाजीन। ठीक है, तो बात करें तो डायजापाम हम देंगे किसमें, पैनिक अटैक में। ठीक है, नाउ गेमोफोबिया मीन्स, तो एक टर्म दे देते हैं आजकल एग्जाम में, फिर हमें उसको डिफाइन करना होता है कि क्या मतलब है उस टर्म का। तो गेमोफोबिया की अगर बात करें तो फियर ऑफ साउंड या फियर ऑफ मैरिज या फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन, फियर ऑफ स्पीड। तो हमारा जो आंसर जाता है गेमोफोबिया बेसिकली फियर ऑफ मैरिज होता है। ठीक है, तो फियर ऑफ मैरिज अगर बात करें तो गेमोफोबिया से हम उसको क्या कर सकते हैं, टर्म उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम बात बोली गई है कि फियर ऑफ मैरिज इज नॉन एज गेमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द acquisition of phobia can best be explained by the which of the following model। ठीक है, तो अगर बात करें कि फोबिया को हम कौन से मॉडल से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिहेवियरल मॉडल, टेट्रेड मॉडल, इंटरपर्सनल मॉडल या फिर एनवायरमेंटल मॉडल। ठीक है, तो अगर बात करें हम जो फोबिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम बिहेवियरल जो मॉडल है हमारा उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही टेट्रेड मॉडल या इंटरपर्सनल या एनवायरमेंटल मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोबिया कैन बी एक्वायर्ड बाय क्लासिकल कंडीशन behavioral model by simply pairing the neutral stimulus with patent stimulus। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल हु डेमोन्स्ट्रेट ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा जो क्या करेगा, जिस इंसान को ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का प्रॉब्लम है उसकी नीड पूरी करेगा। ठीक है, कि रेस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट, कि हम उसका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दे, कॉलिंग अटेंशन टू देयर बिहेवियर, यानी कि जो वो कर रहे हैं उसमें अटेंशन जो है दिखाए, कीपिंग देम बिजी टू डिस्ट्रैक्ट देम, यानी कि उनको किसी ना किसी चीज में हम बिजी रखें ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, सपोर्टिंग बट लिमिटिंग देयर बिहेवियर, यानी कि सपोर्ट करेंगे लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो लिमिट कर देंगे। तो अगर हम बात करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर वाले पेशेंट की, तो उनका जो हमारा नीड पूरी करेगा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो होगा कि हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं बट लिमिट देयर बिहेवियर, यानी कि किसी लिमिटेशन के साथ। तो अगर बात करें तो रेस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट गलत हो जाएगा, कॉलिंग अटेंशन टू देयर बिहेवियर गलत, कीपिंग देम बिजी टू द डिस्ट्रैक्ट देम इज रॉन्ग। तो आंसर हमारा जाएगा डी। तो एक्सेप्टिंग these clients can their symptomatic behavior sets the foundation for the nurse patient relationship, यानी कि अगर हम इस तरीके का बिहेवियर उनके साथ करते हैं तो एक क्या करते हैं, फाउंडेशन होता है किसका, नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप का, जिससे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है पेशेंट का। ठीक है, सेटिंग लिमिट्स प्रोवाइड एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हेल्प लोअर एंजाइटी, यानी कि अगर हम उनकी लिमिट सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल कंट्रोल होगा और हेल्प होगी एंजाइटी को कम करने की। कॉलिंग अटेंशन एंड रेस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट विल इंक्रीज द एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो अगर बात करें कि हम अगर उनको क्या करें, कॉलिंग अटेंशन एंड रेस्ट्रिक्टिंग देयर बिहेवियर, तो उससे उनकी एंजाइटी बढ़ सकती है, और डिस्ट्रैक्शन क्या है, अनरियलिस्टिक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी, कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी है यूज्ड टू हेल्प अ पर्सन विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो अगर बात करें तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ट्रांजैक्शन थेरेपी, एब्रिएक्शन या फिर फ्लोडिंग। तो अगर बात करें तो हमारी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो है वही, क्योंकि ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो पर्सन है उसको कुछ कुछ चीजें करने की आदत होती है, तो वो हम जो कर सकते हैं या मोस्ट कॉमन साइकोथेरेपी हो सकती है, दैट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ ट्रीटमेंट अप्रोच, यानी कि एक ट्रीटमेंट अप्रोच है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट रिप्लेसेस अनडिजायरेबल बिहेवियर विद द मोर डिजायरेबल वन, थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम ये बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं तो जो उनके बिहेवियर है जो वो करते हैं उसमें क्या होगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो जाएंगे किसकी तरफ, मोर डिजायरेबल बिहेवियर की तरफ और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंट्रैक्टेबल एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एसोसिएटेड विद, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर है हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एसोसिएट किस तरीके से होता है वो, कार्डियक डिसरिथमिया रिजल्टिंग टू कार्डियक अरेस्ट, या ग्लूकोज इंटॉलरेंस रिजल्टिंग इन प्रोट्रैक्टेड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन इम्बैलेंस कॉजिंग कोल्ड एमेनोरिया, या फिर डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म कॉजिंग कोल्ड इंटॉलरेंस। ठीक है, तो अगर बात करें कि इंटरैक्टेबल एनोरेक्सिया नर्वोसा
किस चीज से एसोसिएट होता है, तो वो होता है हमारा कार्डियक डिसअरिथमिया से रिजल्टिंग इन कार्डियक अरेस्ट। तो ये हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक हमारा वो भी देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है बिल्कुल खाना नहीं खाता है, न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में पूरा नहीं होता है, डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता है, बोन डेंसिटी जो है उनकी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो खाना पूरी तरीके से स्किप करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिसके वजह से हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, कि पेशेंट विद इंट्रैक्टेबल एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑफन हैव सिवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, सच एज डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो पेशेंट जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला होता है उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से हमें डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ देयर स्टारवेशन, यानी कि वो स्टारवेशन डाइट पे होते हैं एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। These electrolyte are very essential for the cardiac functioning, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो हमारी कार्डियक हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आर द पोटेंशियल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि ये सारे जितने भी नाम है ये कौन से कॉम्प्लिकेशन है किसके? एनोरेक्सिया नर्वोसा के। सो कार्डियक डिसअरिथमियाज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन अमंग द गिवन ऑप्शन। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें से सबसे मेजर अगर देखा जाए तो वो हमारा कार्डियक डिसअरिथमिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सब के सब एनोरेक्सिया नर्वोसा के साइन है, एक को छोड़ के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट, ड्राई हेयर एंड स्किन, फैटीग या एंशियस एंड होपलेसनेस लुक। तो अगर बात करें तो ड्राई हेयर एंड स्किन देखने को मिलता है, फटीग और एंशियस एंड होपलेसनेस लुक किस में देखने को मिलता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो हमारा आंसर जाएगा फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक सब होगी लेकिन इनमें से एक नहीं होगी। तो फियर ऑफ गेनिंग वेट होगा, क्योंकि वेट गेन के वजह से ही जो पर्सन है वो खाना छोड़ देता है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होगी। ठीक है, फास्टिंग एंड डाइटिंग होगा, बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्जिंग ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्जिंग नहीं होगी। तो बिंज ईटिंग मतलब क्या होता है? एकदम से बहुत सारे अमाउंट में खाना खाना, और पर्ज मतलब उसको कंपनसेट करना, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, लेक्सेटिव्स या फिर एमेटिक्स का यूज करके। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है इज एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट, वो क्लाइंट को एडमिनिस्टर कर दिया बिफोर ईसीटी, एक प्रोसीजर होता है थेरेपी से पहले। द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर, यानी कि हम जो नर्स है वो कौन से जो चीज के लिए पेशेंट को केयरफुली क्या करेगी? ऑब्जर्व। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस और सीजर्स। तो अगर बात करें तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें डिफिकल्टीज ला सकता है, इसीलिए जो नर्स होगी वो क्या करेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोजली मॉनिटर करेगी। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट रिड्यूस मस्कुलर convulsion and decrease the risk of serious injury. ठीक है, during ECT procedure. सक्सेनाइल कोलिन, यानी कि सक्सेनाइल कोलिन 0.5 mg per kg is most commonly used NMBA in ECT. ठीक है, तो NMBA यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इंक्लूड रिवर्सिबल मसल
पैरालिसिस दैट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। तो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है उसमें हम सक्सेनाइल कोलिन यूज करते हैं 0.5 mg पर kg के हिसाब से। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में मसल पैरालिसिस कराता है, जिसके वजह से क्या होता है, ईसीटी में हेल्प आउट होती है, सिडेट हो जाता है पेशेंट। सो द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, यानी कि नर्स को क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट को। ठीक है, प्रायर टू ईसीटी, यानी कि ईसीटी होने से पहले क्लाइंट इज गिवन विद एट्रोपिन 2, यानी कि क्लाइंट को एट्रोपिन दिया जाता है, किस वजह से, इंड्यूस स्लिप, मिनिमाइज द सिक्रीशन, टू डिक्रीज पेन या रिलैक्स स्मूथ मसल। तो अगर बात करें कि ईसीटी प्रोसीजर से पहले हम एट्रोपिन पेशेंट को देते हैं, तो वो क्यों देते हैं कि जिसके वजह से मिनिमाइज होए उसके सारे जो बॉडी के सिक्रीशन है, इंटरनल सिक्रीशन है। ठीक है, तो अगर बात करें एट्रोपिन इज गिवन टू पेशेंट बिकॉज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि ईसीटी इज फॉर 2 रीजन, 2 रीजन के वजह से दिया जाता है एट्रोपिन, टू प्रिवेंट ट्रांजिएंट पोस्टिकल ब्रेडिकार्डिया, यानी कि ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए, ड्यू टू एक्सेसिव वेगल टोन, ठीक है, या फिर टू मिनिमाइज सिक्रीशन विद इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, नो ऑप्शन रिलेटेड टू। हाँ, तो ठीक है, फिर अब हमने भी यही ऑप्शन चूज किया था कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिक्रीशंस होते हैं उनको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं प्रायर टू ईसीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो थिंकिंग कंटेनिंग erroneous conclusion and internal contradiction is called। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग। तो अगर बात करें तो इसमें हमारा जो ये पूछ लिया गया है कि थिंकिंग कंटेनिंग इनॉशियस कंक्लूजन्स, ठीक है, तो वो किस में उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ऑटिस्टिक थिंकिंग जो है वो कंप्राइज इनर थॉट एंड इंडिविजुअल रियलिटी, daydreaming and fantasies are element of autistic thinking। ठीक है, तो critical thinking means making reasoned judgment and that logical and well thought out। Logical thinking is the process in which one uses reasoning consistently to come to the conclusion। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी ऑप्शंस थे उन सबको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड लैंग्वेज रिजेंबल्स, यानी कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से रिजेंबल होती है, क्या करता है वो, स्टटरिंग करता है, कन्फैबुलेशन करता है, नियोलॉजिज्म करता है या इकोलेलिया करता है। तो अगर बात करें तो इकोलेलिया देखने को मिलता है ऑटिस्टिक चाइल्ड लैंग्वेज को रिजेंबल्स करने के लिए। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड रिजेंबल्स इकोलेलिया, दैट इज द अनकंट्रोलेबल एंड इमीडिएट रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर वर्ड, यानी कि इकोलेलिया में हमारा जो बच्चा है ऑटिज्म वाला, वो क्या करता है कि अगर उसके सामने कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है तो वो उसको रिपीट करता रहेगा। ठीक है, बहुत देर तक उसके वर्ड्स रिपीट करता रहेगा, तो दैट इज हमारा इकोलेलिया। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट इफ अ क्लाइंट ऑन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज फेल टू फॉलो द डाइट रेस्ट्रिक्शन। अगर किसी पेशेंट जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज पे है वो क्या करना भूल गया, डाइट रेस्ट्रिक्शन जो है फॉलो करना भूल गया, तो क्या होगा, ऑक्सीपिटल हेडेक, जनरलाइज्ड
यूर्टिकारिया या फिर सिवियर मसल स्पाज्म या फिर सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। तो अगर बात करें तो हमें देखने को मिलेगा ऑसिपिटल हेडेक। क्यों? कब? जब हमारा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वाला पेशेंट जो है डाइट रेस्ट्रिक्शन जो उसको बताई गई है उसको फुलफिल करने में फेल हो जाए। ठीक है, तो पेशेंट हु आर टेकिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर शुड अवॉइड टेकिंग फूड रिच इन टायरामाइन। ठीक है, जो टायरामाइन एजेंट के फूड होते हैं उनमें उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। टायरामाइन इज एन अमाइनो एसिड फाउंड इन फर्मेंटेड एजिड और ओवर राइप फूड। इन सब में जो है टायरामिन हमें देखने को मिलता है। दिस में कॉज सडन राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू रिलीज ऑफ norepinephrine directly into the bloodstream causing occipital headache। ठीक है, तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है जिसके वजह से हमें हेडेक, ऑसिपिटल हेडेक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आफ्टर इनिशिएटिंग लिथियम थेरेपी, किसी पेशेंट की लिथियम थेरेपी स्टार्ट हुई है तो उसके बाद द थेराप्यूटिक इफेक्ट सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर्ड। यानी कि कब हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल जो है वो क्या करना है? मॉनिटर करना है। तो लेस देन 12 आवर, 12 to 24 आवर, 1 to 2 डेज या आफ्टर 1 वीक। तो अगर बात करें तो 12 to 24 आवर्स में हमें क्या करना है? लिथियम कंसंट्रेशन लेवल जो है वो मॉनिटर करना है। The therapeutic effect serum lithium concentration level is monitored within 12 to 24 hours of lithium administration। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर जो है हमारा लिथियम का कंसंट्रेशन लेवल चेक करना है। ठीक है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस precipitated by a variety of emotion state is called। ठीक है, तो अगर बात करें टेम्परेरी लॉस हो जाए किसी मसल टोन का या वीकनेस अगर हमें फील होएगी तो वो कौन सी वैरायटी का इमोशनल स्टेट है हमें बताना है। कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस या फिर कंपल्शन या फिर कॉन्फैबुलेशन। तो अगर बात करें तो वो हमारा कैटाप्लेक्सी होता है कि टेम्परेरी लॉस हो जाता है किसका? मसल टोन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो कैटाप्लेक्सी इज अ सडन एंड ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ मसल वीकनेस accompanied by full conscious awareness which is precipitated or triggered by emotions or languaging etc। ठीक है, catharsis is the process of releasing strong emotion थ्रू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। ठीक है, जो हमारा कैथारसिस है वो कब उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशन जब हमारे थॉट्स जो है उस टाइम पे हमारा ये बोला जाता है। कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन डज बिहेव impulsively, having an overwhelming feeling that they must do so। Confabulation is a symptom of various memory disorder in which made up of stories fill any gaps in memory। तो confabulation का बेसिकली ये मतलब है कि अपनी जो उनका कोई गैप है किसका? मेमोरी का, जो कुछ बैड मेमोरीज उनके साथ हुई है उसको वो भूल गए हैं तो वो किसी और चीज से कंपनसेट करके उसको भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज when a patient is not aware of his or her mental illness it is called। यानी कि कोई पेशेंट है जिसको अपनी मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, या फिर अवेयर नहीं है वो कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर बात करें तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि लैक ऑफ इंसाइट। ठीक है, इंसाइट का मतलब क्या है कि पर्सन अपने बारे में अवेयर रहता है, यानी कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की कोई बीमारी है तो वो जो है रेडी रहेगा, वो अवेयर रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जाएगा आंसर की तरफ। ठीक है,
तो अगर बात करें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इन विच पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जब बोली जाती है जब किसी पर्सन को अवेयर ना हो, वो किसके बारे में, टाइम, प्लेस और पर्सन के। लैक ऑफ इंसाइट ऑल्सो नोन एज एनासोग्नोसिया in which person is not aware about his or her own mental health, यानी कि जिसमें पर्सन अपनी खुद की मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में अवेयर नहीं होता है, दैट इज लैक ऑफ इंसाइट। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट से डील किए हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे आने वाले आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग कि आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।